Okay, great. So we'll get started. So we have kept this session for interview preparation for ESICDD, Admin Officer, GSI, and Senior Admin Officer, DRDO. Okay. So guys, what we'll do today, सबसे पहले we'll tell you what is our plan of interview preparation for you guys. उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि what UPSC wants, so what you have to be careful about, and finally आप लोगों को करना क्या है. So what are some of the steps which you have to go through? So guys, first let me take you through the plan. ठीक है. So अभी इस क्लास में कौन कौन लोग हैं? अभी इस क्लास में we have all those guys who were enrolled with us, and so they qualified the written, and now you guys are preparing for interview for these exams. अगर इस क्लास में कोई ऐसा है कि somebody who was not enrolled with us, you are also welcome. So guys, शुरू करते हैं. Before anything else, let's go to कि हम लोग करने क्या वाले हैं, हमारा प्लान क्या है. So जितने भी लोग अभी हमारे साथ एनरोल्ड थे एंड दोज हु आर इन टच विद अस, हमने तुम सबको एक क्वेश्चनेयर का लिस्ट भेजा है. ठीक है. सो दीज आर अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस जो हमने तुम सब लोगों को ईमेल से भेजा है. ठीक है. अब गाइस करना क्या है, जो वो 18 से 20 सवाल हैं उन सभी लोगों को अपने हाथ से उनके आंसर लिखने हैं. ठीक है. सो इंटरव्यू में ब्रॉडली दो तरह के सवाल आते हैं, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल. पर्सनल का मतलब है अबाउट यू, which are unique to everybody, कि tell me about yourself, your education, your background, your everything. ठीक है. और प्रोफेशनल मतलब कुछ प्रोफेशनल या टेक्निकल, इन द सेंस that something about academic, something about Indian economy, या कुछ और चीजें जो भी वो लोग तुमसे पूछ सकते हैं. ठीक है. सो गाइज, किसी भी इंटरव्यू में जो तुम्हारे पर्सनल सवाल होते हैं उनका लेवल ऑफ इंपोर्टेंस इज मच मच मोर देन द टेक्निकल क्वेश्चंस और प्रोफेशनल क्वेश्चंस. सो गाइज, द बिगेस्ट एम्फेसिस ऑफ दिस पॉइंट इज दैट जो तुम्हारे पर्सनल सवाल है, जो हमने 18 से 20 सवाल तुम लोगों को भेजे हैं, तुम्हें उन सब के एक एक करके आंसर लिखना है. लिखना कैसे है? सो इन अ वे, जब तुम उसको पूरा लिखोगे, अपने बुलेट पॉइंट में लिखना है सभी लोगों को. जब तुम उसको बुलेट पॉइंट में लिखोगे तो तुम्हारे पास कम से कम 5 से 6 पेजेस का हैंड रिटन या टाइप्ड कंटेंट रेडी हो जाना चाहिए. दैट इज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने वो लिख लिया है. सो गाइस, व्हाई रिपीटेडली वी आर फोकसिंग ऑन राइटिंग इट? तुम में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो मैं कभी भी बता दूंगा, राइट? लेकिन टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जब तुम लोग जवाब दोगे, तुम्हारे पास इतना कुछ बताने को है, बट लेट अस फोकस ऑन दोज थिंग्स जो कि विच विल मेक द इम्पैक्ट. और वो तुम तभी लेके आ पाओगे जब तुम एक बार खुद पहले से उस सारी चीज को अपने हाथ से लिख लोगे कि मुझे उसमें से क्या बताना है. तो यू विल हैव अ टाइम. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, 2 मिनट, 3 मिनट. अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम 2 मिनट में ये बताना चाहते हो कि मैं स्कूल टाइम में हॉकी खेलता था, या तुम ये बताना चाहते हो कि मैं करंट जॉब में कैसे हाउ आई एम चेंजिंग द सिस्टम. सो यू हैव टू फाइंड आउट तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज वाई ये जो 15-20 सवाल हैं, ये सभी लोगों को लिखना ही लिखना है, अपने हाथ से लिखना है. इसके बिना मतलब देयर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड विद अस. तो उसके बाद एक बार जब तुम सब ये लोग लिख लोगे, लिखने के बाद क्या करना है, ये सारे चीजें तुम लोगों को हमें भेजना है. ठीक है. यू हैव टू सेंड अस एन ईमेल. ठीक है. अगर तुम हमें ईमेल भेजोगे, उसके बाद हम तुम्हारा एक मॉक इंटरव्यू करेंगे. ठीक है. मॉक इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद उस इंटरव्यू का हम लोग एक फीडबैक देंगे. और इसके अलावा हम लोग will also conduct 3-4 sessions with whom, कि जो लोग ऑलरेडी यूपीएससी का इंटरव्यू या यूपीएससी का जिनका एक्सपीरियंस है कि उन लोगों ने कैसे किया, व्हाट दे हैव टू से. और तो सो विद दोज गाइज विल अरेंज 3-4 सेशंस विद यू, जो कि लगातार अगले कुछ दिनों में हम लोग करते रहेंगे. सो दिस इज एंटायर प्लान ऑफ ह्यूमन पेराइटस. सभी लोगों को हमने ईमेल कर दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं. अगर किसी को नहीं गया ईमेल, स्पेशली दोज गाइज हु आर नॉट एनरोल्ड विद अस,
वो लोग हमारी टीम को ईमेल कर दो, विल सेंड यू दोज क्वेश्चंस। उसको लिखना है, प्रेफरेबली हाथ से लिखना है, बुलेट पॉइंट बनाना है। एक बार तुम हमें भेज दोगे, विल शेड्यूल अ टाइम, उसमें हम तुम्हारा मॉक इंटरव्यू करेंगे। मॉक इंटरव्यू के बाद उसका फीडबैक देंगे, और फीडबैक देने के बाद 3 या 4 लोगों के साथ जिन्होंने खुद यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है, प्रिफरेबली मल्टीपल टाइम फेस किया, या फिर दे हैव सक्सीडेड, ऐसे हम 3-4 तुम लोगों के साथ हम लोग सेशन भी करेंगे। सो दिस इज द प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो गाइस शुरू करते हैं, ठीक है। सो I'll be sharing 15 points with you briefly, one by one. And again, guys, see, again, idea of interview is not a written exam type कि तुम्हारा कुछ सिलेबस है, तुमने याद कर लिया, तुमने वो कर लिया। So with every point, I want you guys to understand the intention. ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दिया तो ऐसे ही करना है, ऐसा बोल दिया ऐसे ही करना है। इंटरव्यू इज अ फ्री फ्लोइंग वर्ल्ड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन कि हम उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हाउ मच दैट इज अप्लीकेबल टू यू, ठीक है। सो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले कि इंटरव्यू का तैयारी क्यों करना है। सो गाइज हम सबको पता है कि इंटरव्यू के सवाल कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। फिर इंटरव्यू का तैयारी क्यों करना है। इंटरव्यू का तैयारी करना है दो रीजन से। नंबर 1, तुम्हारा इंटरव्यू प्रोमिनेंटली 80% डिसाइड होता है तुम्हारे पर्सनल क्वेश्चन से, जो हमने लिस्ट भेजा है। अब उसी सवाल को ना घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, पर वो 18-20 सवाल ही हैं जो तुम्हारे पर्सनल सवाल होते हैं। सो तुम्हारा 80% डिसीजन पर्सनल सवालों से होता है। जो टेक्निकल सवाल हैं उनको तो हम गैस कर ही नहीं सकते, और कोई भी नहीं गैस कर सकता है, ठीक है। अगर एकदम तुमसे सवाल पूछ लेंगे किसी बारे में कि मे बी सम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, या कुछ भी ऐसा पूछ लेंगे, ऑफ कोर्स वी कांट थिंक दैट, और हम उसके लिए तैयारी भी नहीं कर सकते। नहीं हम तुम लोगों को अब ये कहेंगे कि तुम पिछले 5 साल का अखबार पढ़ लो बैठ के, नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन 18-20 सवालों के जवाब हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, एंड बिकॉज दे आर इंपोर्टेंट आल्सो, इसलिए इंटरव्यू का तैयारी करना है। सेकेंड थिंग, अगर तुम इंटरव्यू का तैयारी करके इंटरव्यू में जाओगे, ऑन द इंटरव्यू डे, ऑन तुम्हारे माइंड में ये बात तुम्हें पता होगी कि मैं तैयारी करके आया हूं, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, एंड इट वर्क्स। हो सकता है कि जो तुम तैयारी करके गए उसमें से एक भी सवाल नहीं पूछे इंटरव्यू में, स्टिल यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं तैयारी करके आया हूं। दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर। सो तुम्हारे अंदर से जो नर्वसनेस है और जो कॉन्फिडेंट होना है, वो सब चीजें अपने आप आ जाएगा। सो ये 2 रीजन है कि इंटरव्यू का तैयारी, हाँ इंटरव्यू का तैयारी करना है। अब करना क्या है, लेट्स कम टू दोज पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट, गाइस तुमने जो भी तुम्हारा इंटरव्यू है, मोस्टली इट कम्स फ्रॉम योर रेज्यूमे, ठीक है। और ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, जॉब का इंटरव्यू, दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई तुम्हारा रेज्यूमे लेके रात को बैठा है, जैसे और एक रात पहले देखा कि इसका ये रेज्यूमे है, इससे मैं 2 सवाल पूछूंगा, ये पूछूंगा। कोई इंटरव्यूअर इतना मेहनत करके इंटरव्यू में नहीं आता है। फॉर देम इट्स वेरी रैंडम, रादर यू कैन से फॉर देम इट्स वेरी नॉन सीरियस। आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट दैट्स हाउ इट इज। सो वो लोग जो भी तुमसे सवाल पूछते हैं, दैट कम्स फ्रॉम योर इंटरव्यू। इनफैक्ट यूजुअली जो लोगों से जब ये वाला सवाल पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसका पर्पस ये होता है कि हेल्प अस इन फाइंडिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रोफाइल। देयरफॉर तुम्हारे रेज्यूमे में, तुम्हारे सीवी में तुमने जो भी लिखा है, उसका एक एक वर्ड बड़ा ही ध्यान से लिखना। कुछ भी चीज को ऐसे कैजुअली मत लिख देना। अगर तुम लोगों ने लिख दिया कि मैं हॉकी खेलता हूं, और तुम्हें नहीं पता कि अब पिछला वर्ल्ड कप कहां हुआ, किसने जीता, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर तुमने बोल दिया कि मैंने सस्टेनेबिलिटी पे कोई रिसर्च पेपर लिखा है, तो फिर तैयार हो जाओ। इससे अच्छा है कि मत लिखो। अपने रेज्यूमे में कोई भी ऐसी बात मत लिखो जिसको बताने में हमें तकलीफ हो, या जिसके बारे में हम नहीं जानते हो। सो एवरीथिंग विल कम फ्रॉम योर रेज्यूमे ओनली। बजाय कि तुम लोग अब करंट अफेयर पढ़ो, ये सब पढ़ो, इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी,
पहले अपने 18 सवाल अपना रेज्यूमे उस पे ध्यान देना है। स्पेंड 80% ऑफ योर टाइम ऑन रेज्यूमे और तुम्हारे पर्सनल सवाल। बाकी 20% में जो जीके वीके पढ़ना पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे इट्स ओके। क्यों? बिकॉज एनीवे दैट इज अनफेमिलियर टेरिटरी, उसे पढ़ के हमें पता ही नहीं कि कहां से सवाल आएगा, दैट डजंट हेल्प इट, लेकिन इसमें से तो आएगा ही आएगा। सो स्पेंड टाइम ऑन इट। सो सेकेंड पॉइंट, कोई भी ऐसी बात जो तुम नहीं डिफेंड कर सकते, जिस कारण तुम नहीं जानते हो एट द एक्सपर्ट लेवल, उसको अपने रेज्यूमे में नहीं लिखना है। नंबर 3, एज आई टोल्ड यू, सारे सवालों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। हमेशा ही पर्सनल का ज्यादा वैल्यू होता है। इनफैक्ट अगर तुमसे पूछते हैं वो लोग एग्जाम में, सॉरी इंटरव्यू में, एक टेक्निकल सवाल का मतलब है, अगर तुमसे पूछते हैं कि आर्टिकल 368 में क्या लिखा है, ठीक है गाइस, उसमें भी ऑब्वियसली कुछ हद तक मैटर करता है कि तुमने सही बताया गलत बताया, दैट इज फाइन, दैट शोज कि तुम कितना जानते हो। बट प्रोमिनेंटली उसमें भी तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा कम्युनिकेशन, वो सब ही जज हो रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट आंसर टू मच, और उसका तुम ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो जो पर्सनल वाली कैटेगरी है, फोकस ऑन दैट। इसलिए बार बार इन तीनों पॉइंट का मतलब क्या है कि जो 18-20 सवाल भेजे उनको लिखना है। इनफैक्ट गाइस लेट मी टेल यू कि अगर जो अपने उन 18-20 सवालों के जवाब 6-7 पेजेस में हैंड रिटन और टाइप्ड व्हाटएवर यू लाइक, जो हमको वो नहीं भेजेगा, देन वी आर नॉट गोइंग अहेड विद दैट पर्सन। हम उसका मॉक इंटरव्यू करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। दैट शोज दैट यू आर नॉट सीरियस। तो वो 100% करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। अब हम सबका जो प्रोफाइल है, ठीक है, हम सबका जो प्रोफाइल है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या है कि किसी ने आईआईटी के लिए 2 साल का गैप ईयर कर दिया है, या कोई कभी फेल हो गया है, किसी का कंपार्टमेंट आया है, किसी ने कहीं, मतलब कुछ ना कुछ हमारे जीवन में सबके कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो इंटरव्यू में हम सब सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं बताने की, अरे ये गैप ईयर है, इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं। फिर तुम उसमें कुछ कुछ बोलने की कोशिश करते हो कि ठीक है, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं बोल देता हूं कि मैंने उस साल ये कंप्यूटर का कोर्स किया था, या मैंने ये किया था, ये किया था। गाइस ये सब नहीं करना है, सच बता दो। एंड डू नॉट बी अपोलोजेटिक। देखो किसी भी इंटरेक्शन में हर आदमी को कॉन्फिडेंस आदमी ही पसंद आता है। हर इंटरेक्शन में, चाहे तुम ऑफिस के लिए मिलते हो, या तुम इंटरव्यू के लिए मिलते हो, या तुम शादी के लिए लड़की देखने जाते हो, हर जगह तुम्हें कॉन्फिडेंट आदमी ही पसंद आता है। कॉन्फिडेंट आदमी कौन होता है? जो अपने बारे में अनअपोलोजेटिक है। सबके जीवन में कुछ कुछ गड़बड़ होता है, सबके जीवन में कुछ कुछ ऊपर नीचे होता है। डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट बता दो। जैसे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि जैसे मैंने खुद सिविल इंजीनियरिंग किया था, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैं इन्फोसिस में नौकरी करने चला गया, विच वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, ठीक है। अब मेरे से इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे, ठीक है, कि तुमने तो सिविल इंजीनियरिंग करके, और बिकॉज आई वाज इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, तुमने सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया, 4 साल खराब कर दिए, फिर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने चले गए, ये तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है। सो गाइस डू नॉट बी अपोलोजेटिक फॉर सच क्वेश्चंस। यू कैन इवन से, सर जब मैंने पास आउट किया था, सिविल इंजीनियरिंग में नौकरियां नहीं लग रही थी, इसलिए मुझे इन्फोसिस में जाना पड़ा। सो वट एवर इज, अगर कभी फेल होते हो, मान लो कभी फेल हो गए, और मे बी यू गोट इनटू समथिंग, मतलब किसी ने ज्यादा दारू पीना शुरू कर दिया या कुछ और कर दिया, बता दो कि सर उन दिनों कुछ टाइम के लिए आई वेंट ऑफ ट्रैक, ठीक है। और उसके बाद बताओ कि कैसे तुम लोगों ने उसके बाद मेहनत किया है, हाउ यू केम आउट ऑफ दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कि सर फिर ये हुआ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए ये हुआ, फिर मैंने ये किया। सो जस्ट से कि तुम एनीवे, देखिए ईएसआईसी एडमिन ऑफिसर, इसका तो एलिजिबिलिटी यही है कि यू शुड हैव अ वर्क एक्स, करेक्ट। वर्क एक्स का मतलब है कि तुम ऑलरेडी यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और पीएसयू। गवर्नमेंट और पीएसयू में तुम सबका नौकरी ही तब लगा है जब तुमने कोई एग्जाम पास कर लिया है,
करेक्ट? इसका मतलब यू ऑलरेडी आर डूइंग वेल इन लाइफ। तो इस बात को बताओ कि सर ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की, या कुछ टाइम के लिए मैं फेल हो गया, या कुछ टाइम के लिए मैंने कुछ कर लिया, दैट हैपेंड इन माय लाइफ, लेकिन धीरे धीरे आई केम आउट ऑफ दैट, और फिर मैंने ये किया, फिर मैंने एग्जाम का तैयारी किया, या जो भी तुम करते हो, अगर तुम में से कोई एसबीआई में है, कोई मतलब पुलिस में इंस्पेक्टर है, या ऐसे प्रोफाइल है काफी लोगों के, तो बता दो, फिर मैंने तैयारी की, फिर मैंने एग्जाम दिया, कुछ किया। सो पॉइंट क्या है? डू नॉट बी अपोलोजेटिक। गलती हुआ तो ठीक है, हो गया। और एक चीज और भी होता है, जैसे कि अब तुम एक, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड इट, ओके, आई विल टेल यू विद अनदर एग्जांपल, ठीक है? मान लो मैं तैयारी करता हूं, मैं मान लो मैं कैट का तैयारी करता हूं, एमबीए के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं अपनी लाइफ में, ठीक है? एग्जाम देने गया, मैं मतलब पास नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है? मेरे से मेरे दोस्त या मेरे चाचा मामा पूछते हैं, भाई क्या हुआ था, नहीं हुआ? तो यूजुअली मेरा पहला इंटेंशन क्या होता है कि इस बार तो मैं, या तो मैं झूठ ही बोल दूंगा, इस बार मैंने पेपर नहीं दिया, या मैं उससे पहले बीमार हो गया था, या मेरा कुछ और फोकस था। गाइस, जब तुम ऐसा बोलते हो ना, तुम सामने वाले को और उसके अंदर घुसने का मौका देते हो। जस्ट ट्राई दिस वे, तुम एक बार बोल दो कि कोशिश तो की थी पर हुआ नहीं, या पढ़ाई तो की थी, पढ़ाई कम की थी, जो भी है, तुम्हारा ना वहां डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें वो पूछता है कि तुम्हारा फोर्थ ईयर में इतने कंपार्टमेंट क्यों है तुम्हारी इंजीनियरिंग में, अगर तुम लोग एक ही बार में ऐसा बोल दोगे कि सर पढ़ाई नहीं की थी, तो वो अगले सवाल पे मूव ऑन हो जाएगा। यू विल गेट आउट ऑफ दैट। और अगर तुमने उसमें डिफेंड करने की कोशिश की, फिर उसको मजा आएगा तुम्हें पेलने में। अच्छा, ऐसा भी क्या कर रहे थे, कि ऐसा भी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर कर लिया जो पास होने का टाइम भी नहीं मिला, राइट? सो डू नॉट गो इनटू दैट 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 एरिया जहां तुम कमजोर हो, एकदम मान लो, बट डू नॉट बी अनअपोलोजेटिक। यू गाइज आर डूइंग वेल, तुम सबके पास ऑलरेडी एक नौकरी है, तभी तुम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सो पहले तो ये सोच के जाओ कि मैं अच्छा खासा अपने जीवन में कॉन्फिडेंट हूं, हैप्पी हूं, इसके बाद ग्रो करने के लिए आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में कुछ परेशान हूं कि मैं ये वो है, एंड यू आल्सो डोंट मेक मी फील दैट। ठीक है, गलती हो गया, हो गया, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ। बिहेव लाइक प्रोफेशनल। इनफैक्ट लेट मी क्लब पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6, ठीक है? कि ट्रीट इट लाइक अ मीटिंग रादर देन इंटरव्यू। तुम सब लोग, यू आर नॉट स्टूडेंट्स एनी मोर, तुम सब लोग नौकरी कर रहे हो, सो गेट आउट ऑफ दैट मोड। मतलब ये सब ना, अब इससे थोड़ा बाहर आ जाना कि मैं स्कूल कैप्टन था, या मैं कॉलेज में मैं इसका ड्रामेटिक्स क्लब का हेड था। कम आउट ऑफ दैट, थोड़ा ना मेक इट लाइक अ मीटिंग रादर देन अ इंटरव्यू, ठीक है? अपनी जो, इसलिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जवाब भी जब दोगे, बड़ा जल्दी उस पे आ जाना। जैसे कि जैसे जो भी तुम्हारा शहर है, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, यहाँ से मैंने स्कूलिंग की, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एग्जाम दिया, और अभी मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। तुरंत दिल्ली पुलिस पे आ जाओ, बिकॉज दैट इज योर एरिया। ग्वालियर के इंजीनियरिंग कॉलेज या पटना के स्कूल में मत फंसो, जल्दी से तुम्हारे जॉब पे आ जाओ, जल्दी से। जितना जल्दी तुम लोग जॉब पे आओगे, उतना ही यू विल गेट इनटू अ प्रोफेशनल मीटिंग काइंड ऑफ डिस्कशन रादर देन दैट स्टूडेंट गुरुजी वाला इंटरव्यू। कम आउट ऑफ दैट मोड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसलिए वहां ना, इसलिए हम तुम सबको बोल रहे हैं वो सब लिखना है। टेल अबाउट, अपने जितना जल्दी हो सके अपने जॉब पे आ जाओ, अब उससे बाहर आ जाओ, मैं स्कूल में ये था, कॉलेज में ये था, वो सब करना है। सो मेक इट लाइक अ मीटिंग रादर देन इंटरव्यू, मेक इट लाइक अ डिस्कशन, जैसे दो बड़े लोग बात कर रहे हैं। सो ग्रो अप। और ये सब, इससे बाहर आ जाना है कि मैं तो, जने लोग वो वाला कार्ड भी प्ले करते हैं कि मैं आई एम अ विलेज बॉय, और मैं बिहार के सारसा से पैदा हुआ, फिर भी मैंने अपने जीवन में ये नहीं नहीं, गेट आउट ऑफ दैट। वो सब आईआईटी में तो होता नहीं है, खैर वो सब एमबीए के इंटरव्यू तक ठीक है, एमबीए या यूपीएससी वाले जो शुरू वाले होते हैं, नॉट फॉर यू गाइज। गेट इनटू योर जॉब, वहां प्रोफेशनल चीजें दिखाओ, वहां दिखाओ हाउ यू आर चेंजिंग एवरीथिंग, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर कोशिश करना इंप्लीमेंट की। अगर नहीं आता है टेक्निकल सवाल, इट्स ओके। हालांकि ऐसा होगा, जैसे कि मैं तुमसे पहला सवाल पूछता हूं कि कुछ भी टेक्निकल पूछता हूं, तुम कहोगे कि सर आई एम सॉरी नहीं पता। फिर दूसरा पूछता हूं, आई एम सॉरी सर नहीं पता।
तीसरा आई एम सॉरी सर नहीं पता, चौथा आई एम सॉरी सर नहीं पता। और जब तक तुम तीसरे चौथे सवाल पे आओगे ना, तुम नर्वस होना शुरू हो जाओगे कि शिट आज तो खराब हो गया इंटरव्यू। ऑफ कोर्स फ्यू थिंग्स आर बियॉन्ड अस, ठीक है, बट कोशिश करो कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं आता इट्स ओके, नहीं आता इट्स ओके। झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, इसलिए भी जो मैंने बार बार बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंट आदमी, कंसिस्टेंट आदमी सबको अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट कंसिस्टेंट बनने का तरीका यह है कि तुम झूठ नहीं बोलो, क्योंकि तुम्हें उसके लिए तैयारी करने का जरूरत नहीं है, राइट? तुम जो भी पूछते रहोगे मैं जवाब देता रहूंगा, पूछते रहो सारा दिन, देन ओनली यू लुक कॉन्फिडेंट, राइट? झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और अगर तुम पॉइंट नंबर 4 फॉलो करते हो, विच इज नॉट टू बी अनअपोलोजेटिक, फिर क्यों झूठ बोलना है? किसी भी बात के लिए झूठ, किसी भी बात के लिए जस्टिफाई नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 8। ठीक है, तुम्हारा जो स्कूल है, तुम्हारा जो कॉलेज है, तुम्हारा जो शहर है, तुम्हारा बैकग्राउंड है, तुम जहां काम करते हो, इस सब को अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले पढ़ लो या समझ लो। अगर कोई पानीपत का रहने वाला है, उसे पानीपत की 3 लड़ाइयां नहीं पता तो प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर कोई राजस्थान में खेतरी का रहने वाला, वहां क्या माइनिंग होता है, क्या होता है, ये सब मतलब यू शुड नो कि वहां क्या हो रहा है, ठीक है? एंड तुम्हारे शहर का ना छोटा सा हिस्ट्री होता है, थोड़ा गूगल करोगे, इनफैक्ट विकीपीडिया के पेज में भी सब कुछ लिखा होगा। तुम विकीपीडिया पे ग्वालियर, रांची, पटना, कोची जो सर्च करोगे ना, कम से कम वो तो सारा पढ़ लो तुम्हारे शहर के बारे में। सिमिलरली तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा कॉलेज है, वो है तुम्हारी करंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक चीज और है कि ना थोड़ा छोटा ब्रीफ बताने की कोशिश करो, ठीक है? अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग विद व्हाट, अगर तुम में से कोई पीएनबी के लिए काम करता है, ठीक है, और तुमसे पूछ लिया कि तुम कहाँ काम करते हो, अब इस सवाल के जवाब में इंटरव्यू की जान मत ले लो कि पीएनबी इज अ 10,000 करोड़ बैंक, 22 ऑफ सिटीज ऑफिस, 50 कंट्रीज, नहीं, थोड़ा छोटा छोटा, तभी तो लिखना है, तभी लिखना है। और वो 2-3 इंपैक्टफुल बात बतानी है कि की मतलब पीएनबी का पर्सनल बैंकिंग में इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाट यू गाइस आर डूइंग। या जैसे मुझे पीएनबी के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे अगर कोई पूछता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या करता है, बिकॉज आई हैव सम आइडिया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है? सो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर मेक श्योर दैट फर्टिलाइजर इज मेड अवेलेबल एट सब्सिडाइज्ड प्राइस टू फार्मर्स, या उसका पूरा सब्सिडी मैनेज करता है। उसके बाद जो उसमें इनोवेशन है, नीम कोटेड यूरिया, ये 2-3 चीजें करता है। और ऐसे 3-4 लाइनें बोल के चुप हो जाओ, लेट हिम कम बैक टू यू, लेट हिम कम बैक टू यू, ठीक है? सो अपना करंट ऑर्गेनाइजेशन का जो इंपैक्ट है ना, वो बताओ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएनबी के 15 कंट्रीज में ऑफिस है या 14 कंट्रीज में ऑफिस है, कोई वहां गिनने नहीं बैठा है, ठीक है? सो टेल मी द इंपैक्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट क्या है। अनदर थिंग गाइज कि सबका ना एक परसेप्शन होता है, जैसे कि अब तुम में से कुछ लोग डीआरडीओ जाने वाले हैं, एंड यू हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब मेरे मन में, मे बी आई एम नॉट वेल रेड, मेरे मन में डीआरडीओ का परसेप्शन क्या है कि डीआरडीओ सबसे यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ नहीं बनाया, ठीक है? हमें हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, सारा वो करना। मे बी आई एम रॉन्ग, कुछ हो सकता है, कुछ डिफेंस के लिए कुछ इनोवेशन हो, बट दैट इज माई परसेप्शन। ऐसे ना हर एक आदमी का कुछ परसेप्शन होता है अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, दैट इज हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, ठीक है? सो कीप दैट इन माइंड कि सामने वाले का परसेप्शन ये नहीं है कि तुम्हारे यहाँ 2,26,000 इंप्लॉयज हैं या क्या है, मोटा मोटा ठीक है बता दो कि भाई मतलब बियॉन्ड मैक्रो लेवल, बट फोकस ऑन द इम्पैक्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तुम जिस भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ईएसआईसी, डीआरडीओ, जीएसआई, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है? एवरीथिंग का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ठीक है? अगेन उसका क्या इंपैक्ट है। जो देखिए, सरकार क्या होता है, सरकार का मेन रोल क्या है किसी भी डिपार्टमेंट का? सरकार एक वेलफेयर फंक्शन, सरकार का बिगेस्ट फंक्शन होता है, बाकी भी होते हैं, ठीक है? वेलफेयर का मतलब है कि हमेशा ना उस इंपैक्ट के बारे में सोचो, हमेशा इंपैक्ट के बारे में सोचो,
ठीक है। अगर अगर कोई तुम में से, जैसे काफी लोग मतलब बैंक वाले हैं, तो तुम बताओ कि कैसे लास्ट माइल पे बैंकिंग के इश्यूज तुम लोग सोल्व कर रहे हो, कैसे 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 फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है पिछले कुछ सालों में, कैसे तुम लोगों ने क्या 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 किया। सो अगेन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, डीआरडीओ, जीएसआई और ईएसआईसी डीडी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसका क्या इंपैक्ट है, उसकी पिछले कुछ सालों में क्या क्या स्कीम्स आई हैं, उसका पीआईबी पे पेज सर्च कर लो एक बार। और आई एम श्योर यू गाइस कैन डू इट, नहीं है तो हमें बता दो, हम तो कैसे सर्च कर। पीआईबी पे मिनिस्ट्री वाइज होता है सब कुछ, देख लो ईएसआई से कौन है, वहां का मिनिस्टर कौन है, ठीक है, वो लोग रिसेंटली क्या क्या कर रहे हैं, उनकी स्कीम्स क्या है, उन स्कीम के नीचे 10-10 एफएक्यूज होंगे। कोई एनडीटीवी वगैरह साइट पे ये भी देख लो कि उस स्कीम में क्या कमियां हैं, ठीक है। तो अगेन हैव दैट व्यू कि मैं जहां नौकरी करने वाला हूं उसका क्या इंपैक्ट है। क्योंकि एक सवाल ये भी बनेगा कि भाई क्यों, अब तुम दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो तो फिर क्यों नौकरी करना आईएएस में डीडी का, जब तक तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा उसके बारे में नहीं जानोगे उसका क्या इंपैक्ट है, हाउ विल यू जस्टिफाई योर आंसर। सो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम अपना इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम्हें उसके बारे में पता हो। अनदर थिंग, उसका जेडी भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। जेडी क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। सो उसका जेडी आल्सो यू शुड नो। अब जेडी कैसे पता चलेगा? रीच आउट, आई एम श्योर यू कैन फिगर आउट समबडी जो कि ईएसआईसी में डीडी पहले से ही है, या कोई एडमिन ऑफिसर है, लिंक्डइन पे जाके दोस्ती कर लो दो चार लोगों से, उसे फोन करने को बोलो। और उसमें भी अब एक मैक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही काफी है। ऐसा नहीं कि उसका सुबह का शाम तुमने हर दिन मैप कर दिया कि सुबह करता शाम को, मोटा मोटा बता दो कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। बट सी गाइस, इसका एक इंपैक्ट ये भी होता है कि जिस नौकरी में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बारे में हमें क्या मालूम है, तो उसका जेडी, उसका ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट, दोनों चीजें हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। अब अगेन कुछ भी ओपिनियन बेस सवाल है। सो अनलेस यू नो दैट यू आर रॉन्ग, टेक अ फर्म स्टैंड। ऐसा नहीं कि तुमसे कुछ सवाल पूछा और फिर तुमने बताया कि ऐसे होता है, ठीक है, फिर इंटरव्यू वाला पूछता है अच्छा पक्का, आर यू श्योर, और तुम इतने में हिल गए, ठीक है, अब ले लिया तो स्टैंड ले लो। अनलेस एग्जामिनर साफ साफ ही विद डेटा कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। अगर एग्जामिनर साफ साफ ही, एग्जामिनर बोल रहा हूं, इंटरव्यूअर साफ साफ ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, फिर मान लो हाँ सर, आई थिंक आई नीड टू बी करेक्टेड, वहां आप सर ठीक कह रहे हो। बट अदरवाइज ओपिनियन बेस्ड सवाल पे टेक अ स्टैंड, डोंट वरी, टेक अ स्टैंड। मतलब ऐसा मत बनो कि उसने एक बार में इतना बोल दिया आर यू श्योर, और एकदम तुम्हारा सब हिल गया, कोई बात नहीं, टेक अ स्टैंड, बी कॉन्फिडेंट। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सबसे अच्छा और फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू का। बजाय कि ये बोलने की मैं हार्ड वर्किंग हूं, सीधा एग्जाम्पल बताओ। अपने वर्क लाइफ से एग्जाम्पल तुम बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। जैसे कि एक बार देखो, यूजुअली स्ट्रेंथ क्या होता है, अच्छी स्ट्रेंथ तुम क्या क्या बोल सकते हो, कि मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं, बाकी तुम लोग खुद से बिल्ड करो। जैसे कि मैं चीजों को जल्दी सीख लेता हूं, ठीक है, आई एम अ फास्ट लर्नर, आई पिक अप फास्ट। अब इसको कैसे, लेकिन लेकिन ऐसे बता के चुप मत होना, एग्जांपल दो कि सर मेरी इस वाले डिपार्टमेंट में नया पोस्टिंग हुआ और पहले वाला छोड़ के एकदम चला गया, टीम में कोई था नहीं, कुछ करने को था नहीं, सडनली ये डेडलाइन आ गई, फिर मैंने कैसे दिन रात मेहनत करके 3-4 दिन में सीख के आई मेड श्योर कि थिंग्स आर अप एंड रनिंग। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल कि मैं कैसे टाइट डेडलाइन में काम कर सकता हूं। जैसे कि ये वाला काम करना था, आई डोंट नो, अब आई डोंट नो योर जॉब्स गाइस, आई डोंट हैव मच एक्सपोजर विद पीएसयू और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, लेकिन जैसे कि आई डोंट नो इसके मंत्री जी, लेकिन इसको तुम कन्वर्ट कर लेना जैसे भी करना है, कि मंत्री जी को आना था 3 दिन, या फिर लादर देन, ओके, अनदर एग्जांपल
कि सडनली अनाउंस हुआ कि ये वाला प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे एक हफ्ते बाद, और उस प्रोग्राम के लिए तुम्हें लॉजिस्टिकली, ऑपरेशनली, टेक्निकली ये सब तैयारी करना था, और कैसे हाउ यू पुट टुगेदर एवरीथिंग इन अ पीरियड ऑफ 5 days 15 days। सो नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ कि कैसे तुम टाइट डेडलाइन में काम कर सकते हो। ये तुम्हारी एक और स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ऐसे पिकअप एग्जांपल, ठीक है। अनदर थिंग जो काफी बार पूछते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्टिंग क्या होता है, जो कि सरकार में तो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज कि सरकार में क्या है कि तुम्हारा जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर है और वो एकदम तुम्हें बोलता है ऐसे ही करना है, हालांकि कई बार ऐसे भी होता है कि तुमसे कम जानता है वो, या तुम्हें लगता है काफी बेवकूफ आदमी है, एंड दिस हैपेंस, ठीक है, स्टिल तुम्हें उसकी बात माननी पड़ती है इवन दो ही इज रॉन्ग। तब तुमने क्या किया? इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि कम्युनिकेशन, बातचीत बातचीत बातचीत। सर मैं उसके पास गया, बैठा, मैंने उसे कन्विंस किया, फिर ये किया, फाइनली ही एग्रीड। दिस इज द वे टू वर्क। ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने उसकी शिकायत उसके एक लेवल ऊपर लगा दी और चीजों को बदल दिया, नहीं। हर चीज का जवाब, हर झगड़े का जवाब क्या है? कम्युनिकेशन। कहीं से बस ये एंगल घुसा देना है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। बट अगेन आइडिया इज गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल देना है हर बात पे। आगे बढ़ते हैं। 12th point, although some of you passed out quite some time back, लेकिन अपनी कम से कम तुम्हारे डिग्रीज में जो सब्जेक्ट हैं एक बार देख लेना। अगर तुमने सिविल इंजीनियरिंग किया है, सो नोबडी इज आस्किंग यू कि तुम्हें अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग सब पता हो, पर सब्जेक्ट के नाम जरूर देख लेना। कई बार पूछ लेता कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और कम से कम एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ भी लेना ही वो क्या है। कई बार प्लीज गाइस, अगेन हमें ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर सबसे सीरियस आदमी है, पर हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इतना सीरियस नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो वे, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट भी लूज हो जाए, देयर इज नो वे टू फाइंड दैट आउट, ठीक है। तो इंटरव्यू को अगर बीच में फोन आ जाए, बाहर भी चला जाता है, करेक्ट। इंटरव्यू घर में सुबह झगड़ा हुआ तो मूड खराब करके भी आता है, ठीक है। तो यूजुअली इंटरव्यूअर विल डिपेंड अपॉन यू फॉर द क्वेश्चंस। तो कई बार इसलिए डिग्री के सब्जेक्ट पूछ लेगा वो कि भाई अच्छा चलो कोई सब्जेक्ट पूछ के उसमें सवाल बनाता हूं। सो टेक हिम टू दैट एरिया वेयर यू वांट टू लीड हिम। ओके, 13th पॉइंट, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। अगेन ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इट्स इजियर सेड देन डन। मैं तुम्हें बोल दूंगा तैयार रहना, पर थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड जितना भी हो सकते हो, ठीक है। कि कुछ एकदम ऐसी बात पूछ लो जो अरे ये वाले बात कहां से आ गया, इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, और ये दोनों को मैं इकट्ठा करके बताता हूं, 14th एंड 15th पॉइंट, ठीक है। नेवर क्रिटिसाइज, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर क्रिटिसाइज द एम्प्लॉयर, जो तुम्हारा करंट एम्प्लॉयर है। नेवर क्रिटिसाइज योर जॉब, नेवर क्रिटिसाइज हाउ सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोगों से पूछ सकते हैं वो लोग कि भाई करंट नौकरी में मतलब आर यू नॉट हैप्पी, व्हाई डू यू वांट टू चेंज, ठीक है। तो अब तुम्हें इस सवाल के जवाब में अपनी नौकरी की बुराई नहीं करनी है। सबसे पहले बोलना है मैं तो बड़ा हैप्पी हूं, चाहे नहीं भी हो तब भी बोलना है सर आई एम तो सुपर हैप्पी सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहता हूं सर, आगे कुछ और करना चाहता हूं, ग्रो करना चाहता हूं, गो इन दैट डायरेक्शंस। अगेन गाइज, आई एम नॉट टेलिंग यू आंसर्स, आई एम टेलिंग यू द फीलिंग, आई एम टेलिंग यू द भावना। अपने खुद के शब्द यूज करो, ठीक है। सो करंट जॉब में हमेशा ही बोलना है कि मैं हैप्पी हूं। किसी को अनहैप्पी पसंद लोग आते ही नहीं है, किसी को नहीं आते हैं। जब अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, जब वो दूसरी शादी के लिए लड़का लड़की से मिलता है, सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं लोग, वहां क्या दिक्कत थी, करेक्ट। क्यों पूछते हैं ये वाला सवाल बताओ? बिकॉज दे वांट टू जज यू ऑन दिस थिंग, कि तुमने वहां क्या क्या तुम अब वहां की क्या क्या बुराई करोगे, कि मेरा एक्स हस्बैंड बुरा था, मेरी एक्स वाइफ बुरी थी, ये था वो, तुम ये सब करोगे। सो गोइंग बाय द गोइंग बाय द सेम लॉजिक, अपने जॉब का बुराई नहीं करना है। फिर भी क्यों इंटरव्यू देने आए हो? बिकॉज आई वांट टू डू बेटर, ठीक है। सिमिलरली सिस्टम का बुराई भी नहीं करना है, एंड देयर इज अ वे। फॉर एग्जांपल किसकी बात करें, ठीक है। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएचपीएस,
नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसका नया नाम है आयुष्मान भारत। सो विच इज अ मास बेस्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है। अब तुमसे पूछते हैं कि ये क्या, इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और एनएसपीएस चल नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, बुरा हाल है, लोगों का इलाज हो नहीं रहा है, ठीक है। अगेन पुट अ राइट पर्सपेक्टिव। राइट पर्सपेक्टिव क्या आता है? एक तो हर सोशल प्रॉब्लम के लिए ये बात जरूर बताओ कि हम ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया नहीं है कि जहां 2 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस देना है। वी आर अ लार्ज कंट्री, और लार्ज कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ऑल दो एनएचपीएस या आयुष्मान भारत इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, या नरेगा इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या ईएसआईसी की स्कीम अपने अच्छे से काम नहीं कर रही है, बट स्टिल लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स आर हैपनिंग। वो इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम कर रहे हैं, या फिर हम जो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं। अब सी जो अपना वैक्सीन के लिए कोविन में जो ऐप है, कितना अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने सबको मतलब वैक्सीन दिया है, राइट। सो थोड़ा अपने देश से थोड़ा प्यार करो कि सर ऐसा नहीं है कि सब सब मतलब भसड़ हो गया है, सर देश इतना बड़ा है, करें क्या। लेकिन स्टिल वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। हम चीजों को पर्सपेक्टिव में ला रहे हैं, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग द प्रोसेसेस, वी आर गेटिंग द बेटर टैलेंट। हम लोग प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम कोई किसी भी स्कीम में कंसल्टेंट लेके आते हैं। वी आर इवन सरकार भी सीरियस है, सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह हायर किए जा रहे हैं, वो सब हो रहा है। सो 3-4 अच्छी बातें बताओ, और फिर बताओ कि हाँ सर आई एग्री कि कुछ कुछ मतलब चैलेंजेस हैं, बट डोंट वरी सर, हम देश को ठीक कर देंगे। वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो ऑलवेज गिव दैट बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव कि हाँ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और क्यों नहीं हो रहा है? सर नहीं हो सकता। सो गाइज मतलब एंड यू नो दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। हम लोग अगेन आई गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है, कि बिकॉज आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट इन सम प्राइवेट कैपेसिटी, जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम था, ठीक है, जो आज आयुष्मान भारत है, इसकी प्लानिंग हुई थी 2015-16 में, ठीक है। तो फिर बात हुई मिनिस्ट्री में, हमारा मीटिंग हुआ, तो मिनिस्ट्री में बात हुई कि कहीं जाके लेट अस अंडरस्टैंड की बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आते हैं दूसरे कंट्रीज से, ठीक है। तो फिर प्लान बना कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला देख लेते हैं, बड़ा मस्त काम करता है, उसका देख लेते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन वहां का जो, जब वहां लोग गए, वहां मिले, आई ऑल्सो वेंट एट फ्यू प्लेसेस, उस जो सिस्टम में लोग ही है वो हैं 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोग इंटेंडेड है। आईटी सिस्टम में अगर आईआईटी जेई का रिजल्ट आता है और सब उस पर हिट करते हैं तो वेबसाइट गिर जाती है बेचारी, जबकि वो स्टैटिक पेज वो लोग देख रहा है। सो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के भी चैलेंज हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों के लिए टेक्नोलॉजी अभी तक है ही नहीं, बिकॉज पीपल आर नॉट मेकिंग सिस्टम्स, पीपल आर नॉट मेकिंग टेक्नोलॉजी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। और छोटे छोटे देशों में आराम से सब मस्त चलता, उन लोगों को सब दिखता है। अगेन गाइज, सो आई गोट डाइवर्टेड, बट पॉइंट इज गिव अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसमें आगे कैसे चीजों को ठीक कर रहे हो, एंड सेम गोज विद योर जॉब आल्सो एज वेल, ठीक है। तो अब अगर तुम में से कुछ, आई डोंट नो कौन सी, मैं जैसे मैं डीआरडीओ का मैंने एग्जांपल लिया, अगर कोई डीआरडीओ में ही काम करता है तो मेरा परसेप्शन ये है कि डीआरडीओ ने कुछ नहीं बनाया आज तक, कोई फाइटर जेट नहीं बनाया है, कोई डीआरडीओ ने आई थिंक कोई मिसाइल नहीं बनाया है, वो नहीं बनाया है। पर इफ यू आर वर्किंग इनसाइड, गिव सम पर्सपेक्टिव कि ऐसा नहीं है, हमने हमने ये बनाया, इस पे काम हो रहा है, अगले साल तक हम ये भी करने वाले हैं, इस तरह के मतलब चैलेंजेस हैं। कुछ सर ऐसी टेक्नोलॉजी है, अब वो अब जो वो फाइटर जेट का जो इंजन है, क्रायोजेनिक, पता नहीं क्या बोलते हैं उस इंजन को, ठीक है, अब वो सर अब सर हमसे वो बन ही नहीं सकता है, इसलिए हमें उसका डिले होता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो गिव देम पर्सपेक्टिव, गिव देम पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, so guys, these 15 points were from my side, and I also have with me Meeta ma'am and Abhinav, and so this is what UPSC wants from you guys. So we'll spend 1 more minute on this, and then you guys can ask your questions. So I'll request Meeta and Abhinav whatever they want to share.
Yeah, hi everyone. So first of all, congratulations to all of you for clearing your written. अब इसको ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले ना आपके पास 16 या 18 क्वेश्चंस आए हैं और अभी आपका सेशन जो हुआ है उसमें नितेश ने आपको ऑलरेडी एक एटीट्यूड के बारे में बताया है कि आपको किस एटीट्यूड को ध्यान में रख के उसमें करना है, राइट। ना आप जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें एक तो आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले ना रॉ आंसर्स लिखो, रॉ आंसर्स लिखो, उसको और रिफाइन करो, तब जाके वो बुलेट पॉइंट्स में आएंगे। एंड कीप रिमेंबरिंग दिस एटीट्यूड जिसकी भी बात हुई है ना, ये सारे जो पॉइंट्स है कि आपको कैसे बिहेव करना है और क्या करना है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंडली, जब आप इससे ओके हो जाओगे, आपका मॉक टेस्ट भी होगा, देन आपको उसका फीडबैक भी मिलेगा, एंड देन अगेन ऑब्वियसली केस बाय केसेस वो इंप्रूवमेंट आते जाएंगे, कस्टमाइज होंगे थोड़े, राइट। ठीक है। इसके अलावा सर मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि यूपीएससी में जब आप जाओगे इंटरव्यूज के लिए, कुछ ना बेसिक बेसिक हाइजीन्स हैं जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं या फिर आपके अपीयरेंसेस से रिलेटेड है, या फिर जो भी मतलब ऑब्वियसली एवरीवन इज वर्किंग, सो वी नो दैट प्रोफेशनलिज्म इज व्हाट। तो उन सब चीजों को ऑब्वियसली आप ध्यान रखोगे एंड यू कैन इजीली फाइंड दोज वीडियो दोज स्पेसिफिक एटिकेट्स ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, है ना। जैसे पीपल इज ऑल्सो शोइंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म, इंटरेस्टेड इन द जॉब। थर्डली, जो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको काम रहना है, राइट। ये सबको पता है कि काम रहना है इंटरव्यू में। सबको इस बात का भी आजकल की डेट पे जानकारी है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन कि सबको ऑनेस्ट भी रहना है, राइट। सो बेसिकली पॉइंट हियर इज, देखिए ये तो सबको पता होता है, बट ऑब्वियसली ये इंटरव्यू को भी पता है कि वो आपको इस तरीके से क्या कहते हैं, आप इस तरीके की प्रिपरेशन करके आए हैं। सो ऑब्वियसली दिल ग्रिल यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिसने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था अभी पीएफओ के लिए, सो उसको वो भी इन्हीं हाइजीन की तैयारी करके गया था, एंड देन समवन आस्क हिम कि आप फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसको बताओ, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसको उस टाइम पे जितने भी ध्यान आए उन्होंने वो बताए। देन अगेन पॉइंट इज, उसके बाद जो राइट टू जो आर्टिकल 16 है जिसमें रिजर्वेशन की बात करी गई, उसको लेके फिर उन्होंने ग्रिलिंग चालू करी कि वुमेन को लेके क्या है और ये किसमें क्या है। अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ पीएफ जॉब, राइट। तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू कि आपको अगर थोड़ा सा ग्रिल भी किया जाएगा तो आपकी जो कामनेस है वो कितनी बरकरार है, राइट। अगेन यहाँ पे कामनेस और ऑनेस्टी दोनों बात आ जाएगी कि अगर आप उसमें कुछ ऐसी बात बता दोगे, मतलब आपके मतलब कि नहीं ये चीज वैसी होनी चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज कर दोगे जो ओपन एंडेड है, क्लोज नहीं है, राइट, तो ऑब्वियसली वो चीज आपके साथ नहीं जाएगी। तो ये 3 या 4 जो पर्सनैलिटी हाइजीन है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनेस्टी, कामनेस प्लस सिंसियरिटी ऑल्सो। जैसे नितेश ने जो पॉइंट उठाया कि कि आपको अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन्स? सिंपली मीन्स कि अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपसे वो केवल ये जानना चाहते हैं कि जब आप अपनी पढ़ाई करते थे या फिर कोई भी आप अपना जॉब करते थे जिसमें नंबर ऑफ वर्क एक्टिविटीज होती हैं, राइट, तो उसको लेके आप कितने सिंसियर थे, राइट, कि आपको कितनी चीजें पता थी, 3 या 4 चीजें उससे रिलेटेड आपको याद भी है कि नहीं। अगेन इट इज वेरी वेरी मतलब इट्स वेरी कॉमन सेंस के वो 10 चीजें आपको याद नहीं रहेंगी कि 8 सेमेस्टर का इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स थे वो क्या है, राइट। अगेन वो 3 4 चीजें ये दिखा देगी कि यस यू आर अ सिंसियर एंड यू हैव दैट कमिटमेंट। अगेन द नेक्स्ट कीवर्ड इज कमिटमेंट, राइट, कि आपका कमिटमेंट कितना था उस टाइम पर, या फिर आप जो नए ऑर्गेनाइजेशन में भी आ रहे हैं, यू विल फाइंड वन ऑफ दिस क्वेश्चंस इन द मॉडल क्वेश्चन इटसेल्फ। सो उसका भी ध्यान रखिए। सो यही यही 3 या 4 चीजें हैं। देन आई एम हैंडिंग ओवर टू मीता मैम। Hello everyone. Congratulations to everyone for clearing the written exam. So guys, my point is just focus on the interview, right from today itself. Okay, because you have applied for this job, you have cleared the written exam, then you must be focusing on its last step. Okay, also, and be prudent. Be prudent means that if you do not know the answer, do not try to give answer by flukes. Simply say sorry, I'll prepare, I'll get to know about this thing in detail, right? So these kind of things you can make yourself more comfortable for the next question which can be expected or unexpected, right? So and this will create a overall picture of your personality and character as well. So staying calm and confident, that is the most important thing throughout the interview, right? So that's it from my side. Okay, so guys, मीता ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है
कि इतना सारा मेहनत करने के बाद रिटर्न पास किया है, फॉर्म भरा है, ये सब है, तो अब कोई सेंस है नहीं हमें ढीले होने का, राइट? अब तो मतलब बेवकूफी होगी अगर मैंने लास्ट मिनट में मेहनत नहीं किया तो। ओके, सो गाइस विद दैट नोट आई open it to you guys. जिसको जो भी पूछना है, just write on the chat box, I want to speak. I'll give you the mic and then we can discuss. So I'll request you guys to switch on your camera. We also want to see you and we can start from there. Yeah. So who would like to go first? किसी को कुछ भी पूछना है, please feel free. So guys, one thing more कि अब ये सब चीजें हैं जो कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, व्हाइट कमीज पहननी है या उबासी नहीं लेनी है, अब ये सब फिगर आउट योरसेल्फ। कोई भी 2-4 वीडियो देख लेना इन छोटी छोटी बातों के लिए। आई एम श्योर यू गाइज आर स्मार्ट एनफ, ऑलरेडी यू गाइज आर वर्किंग। सो एक दो यूट्यूब पे वो सब बेसिक एडिकेट्स जो बैठने के हैं वो सब है, वो सब आप देख लेना एक बार यूट्यूब पे। हाँ, यस, तो हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स, आई वांट टू स्पीक एंड आई विल गिव यू द माइक। एनीवन? And one more thing, Nitesh, I would like to talk about here is that whenever you attend the demo session with us, mock interview, so please be in formal attire. That is very necessary, right? So yes, correct. Nothing. Okay, so guys, anyone in the class who would like to ask anything? Okay, sir. Am I audible now? Yes, हाँ करण, बोलो। हाँ sir, I have a short question for questions wherein we don't know the right answer, but we have a fair inkling of what could an answer be. So is it prudent to बिल्कुल absolutely. So whatever come, yeah, बस tell, educated guess लेना चाहिए उसमें? Yeah, with the disclaimer कि भाई सर I have some idea, I would share that with you. हाँ बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा मत करना कि हर एक सवाल के जवाब में सर आई एम नॉट श्योर, बीच में एक दो चलता है, ठीक है? ओके हाँ ठीक है। ओके, एनीवन एल्स? यस, प्रीति गोयल, स्पीक अप, बोलो। हाँ, आई थिंक वी हैव टू अनम्यूट। या प्रीति? यस सर। हाँ जी बोलो। यस, वी कैन हियर यू। Yes, sir. When will the interviews conducted? Any idea? This is, I mean, usually they takes good amount of time. जो EPFO का पेपर 21 में हुआ था, उसका इंटरव्यू जाके अभी काफी दिनों बाद हुए थे, आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है? सो दे टेक गुड टाइम, मतलब, बट यू कैन से 5-6 months तो यूजुअली होता ही है। बट अगेन गाइज, रिक्रूटमेंट एग्जाम का कोई कैलेंडर नहीं है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कन्वीनियंस, डिपेंडिंग अपॉन कब वो लोग फ्री हैं, दे विल डू इट। हाँ, अनदर थिंग गाइज कि अगर आपके कुछ और फ्रेंड हैं एंड दे वांट टू कनेक्ट विद अस फॉर दिस इंटरव्यू थिंग, प्लीज डू लेट देम नो एंड just tell them to contact our team. Yeah. Okay, anybody else? So guys, again, I think, yeah, anybody? Yeah, Dinesh Kumar, please speak up. Now I'm yeah, now it is fine. Bolo. Sir, for example, there's for a gap between graduation and the year I went to the job. For example, in 2013 I got graduated, but I went I joined SBI only in 2017. There's a gap of 4 years. For these questions, what is the way to handle the questions? Why was there a gap between this and that? Whatever you are actually doing, just tell that. And okay, sir, do not think I have to handle it. You have to just answer it. See, guys, please understand, everybody knows, agar maybe you got into SBI, you're preparing for some competitive exam, the nature of competitive level in India, log koshish karte rehte hain, kayi saal lagta hai, that is fine. Usme koi there are some guys like you jo 4 saal baad bhi pass hi nahi hue hain बेचारे. Okay, sir. हाँ, so please be confident about that. Don't worry. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So guys, I'll wind up for now and let's follow these steps, and I hope you guys got some idea what has to be done, and that's all for now. Thank you so much. We'll wind up now. Thank you so much.